सिंघानिया मेंशन आते वक्त आर्य ने अपनी गाड़ी आस्था के घर की तरफ मोड़ ली। उस वक्त दोनों बच्चे सो चुके थे, इसीलिए आर्य ने उसे गोद में ले लिया और आस्था के डेट की गोद में दे दिया। फिर वो लोग वहां से सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गए। घर पहुंचकर आर्य ने वेद को अपनी गोद में ले लिया और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाने लगा। तानिया भी हल्के कदमों से अपने कमरे की तरफ चली गई। आर्य ने वेद को उसके कमरे में ले जाकर बेड पर सुला दिया और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कर दिया। उसके माथे को चूम कर वो बाहर आ गया। फिर जब वो अपने कमरे के अंदर गया तो देखा कि तानिया ग्लास डोर के पास खड़ी होकर सामने की तरफ देख रही थी। आर्य उसके करीब आया और आहिस्ते से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा कि तभी तानिया मुड़कर आर्य के सीने से लिपट कर रोने लगी। उसके रुके हुए आंसू अब बहने लगे थे। आर्य ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसके सिर पर आहिस्ते चूमते हुए उसे शांत करने लगा। तानिया आर्य को कसकर पकड़े रो रही थी। रोते रोते उसके आंसू सिसकियों में बदल गए थे। आर्य लगातार उसकी पीठ को रब करते हुए उसे चुप करा रहा था। तानिया काफी देर तक यूं ही रोती रही। जब आर्य को लगा कि वो थोड़ी शांत हुई है तो आर्य उसे लेकर बेड पर बैठ गया और उसे ग्लास में पानी लेकर पानी पिलाने लगा। तानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके सीने पर अपना सिर रखकर उसकी कमर पर अपना हाथ लपेट दिया। फिर तानिया उसके सीने पर अपना सिर टिकाए हुए ही बोली, आर्य, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्यों मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई? क्यों मेरे डैड ने मुझसे मुंह मोड़ लिया? आपको पता है, मॉम के जाने के बाद मेरा जिंदगी जीने का कोई मतलब मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं भगवान से रोज यही पूछती थी कि क्यों उन्होंने मेरी मम्मा को मुझसे दूर कर दिया। क्या उन्हें उस छोटी सी मासूम बच्ची पर जरा भी रहम नहीं आया था? अगर मम्मा को मुझसे दूर करना ही था तो मुझे भी उनके साथ अपने पास बुला लेते। मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया? आर्य उसके सर को सहलाते हुए उसकी बातों को गौर से सुन रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि तानिया की इन बातों का वो क्या जवाब दे, कैसे दूर करें वो अपनी वाइफ के अतीत के दर्द को। तानिया अपनी बातें जारी रखते हुए बोली, मॉम के जाने के बाद धीरे धीरे मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मैं जीना ही भूल गई। मैं भूल गई थी कि खुश रहना किसे कहा जाता है। अपनी लाइफ में मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। आर्य, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं था। ये कहते कहते तानिया फिर से रो पड़ी। आर्य ने उसे अपने सीने में छुपा लिया और उसे चुप कराते हुए बोला, वाइफी, तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे पास हूँ। ये कहते हुए वो तानिया के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके आंसुओं को पोंछने लगा। तानिया अपनी भरी आंखों से आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आर्य, आप वादा कीजिए कि आप मुझे कभी खुद से दूर नहीं करेंगे और ना ही मुझे कभी छोड़कर जाएंगे। उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसके माथे को चूमकर बोला, तुम चाहोगी तब भी नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सारी जिंदगी तुम्हें अपनी बाहों में समेट कर रखूंगा। तानिया ने एक नजर अपनी भरी आंखों से आर्य को देखा और उसके सीने में छिपकर उसे कसकर गले लगा लिया। आर्य ने भी उसे कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों थोड़ी देर तक यूं ही रहे। फिर थोड़ी देर बाद जब आर्य को तानिया की कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो उसने तानिया को खुद से अलग करके देखा कि तानिया सो चुकी थी। ये देखकर आर्य ने उसे बेड पर आहिस्ते से लिटा दिया और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो तानिया उसे पकड़े हुए बोली, मुझे थोड़ी देर आपकी बाहों में सोना है। ये सुनकर आर्य वहीं लेट गया और तानिया उसके पास आकर उसके सीने में छुप गई। आर्य फिर से उसे अपनी बाहों में भरकर उसके पीठ को सहलाने लगा। थोड़ी देर में ही तानिया नींद की आगोश में चली गई, लेकिन आर्य की आंखों में नींद आज कोसों दूर थी। वो अपने मन में तानिया के बारे में ही सोच रहा था। उनके इस रिश्ते की शुरुआत जबरदस्ती की शादी से हुई थी। तानिया उस वक्त आर्य के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी।
उसे बस अपनी स्टेप मॉम और डैड के टॉर्चर से बचने के लिए इस सिटी को छोड़कर कहीं दूर जाना था। पर आर्य उसके इस सपने को तोड़ते हुए उससे जबरदस्ती शादी की थी। आर्य की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, उसे तो बस अपने बेटे के लिए एक मॉम चाहिए थी और अवनी खुराना को नीचा दिखाना था, क्योंकि वो खुद को बहुत खास समझने की गलती कर बैठी थी। तानिया से शादी करने के बाद इसमें कोई भी शक नहीं था कि आर्य की जिंदगी में खुशियां तानिया की वजह से ही आई थी। वो तानिया ही थी जिसने आर्य को उसके अतीत से निकलने में उसकी मदद की थी। तानिया की वजह से ही आर्य और उसके डैड के बीच की दूरी खत्म हुई थी। यहाँ तक आर्य का भी प्यार से भरोसा उठ चुका था और वो तानिया ही थी जिसने उसे प्यार करना सिखाया, पर वह खुद अपने अतीत से बाहर नहीं निकला। आर्य और तानिया की इस जबरदस्ती की शादी में इस रिश्ते को निभाते निभाते कब वो एक दूसरे के इतने करीब आकर एक दूसरे से प्यार करने लगे, उन्हें खुद भी इस बात पता नहीं चला और आज दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। आर्य ने भी डिसाइड कर लिया था, जिस तरह से तानिया ने उसे जिंदगी की सारी खुशियां दी हैं, ठीक उसी तरह वो भी तानिया को उसकी जिंदगी की सारी खुशी देगा जो वो डिजर्व करती है। उसे इतना प्यार देगा कि वो अपने अतीत के सारे जख्म भूल जाएगी। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस, तानिया के डैड मिस्टर जीतेश अपने कमरे में गुमसुम बैठे हुए थे। आज अपनी बेटी को देखकर उनके दिल में एक उम्मीद जगी थी कि उन्हें उनकी बेटी मिल गई, पर तानिया का वो भावहीन चेहरा और उसकी आंखों में छिपा वो दर्द उनकी इस उम्मीद को भी तोड़ गया था। वो अपनी बेटी तानिया से मिलना चाहते थे, पर उनकी लापरवाही की वजह से जो तकलीफें तानिया ने सही थी और उनकी गलती की वजह से तानिया की जो हालत हुई थी, उन लम्हों को सोचकर उनके पर वही जम चुके थे और इसलिए वो चाहकर भी अपनी बेटी के पास नहीं जा पाए। तानिया ने भी उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया था और चुपचाप उनसे मुंह मोड़कर चली गई थी। शायद जीतेश जी को अपनी इस लापरवाही की सजा मिली थी। जीविका भी अपने कमरे में गुमसुम सी बैठकर अपनी तानिया दी को ही याद कर रही थी। उसे तानिया का आखिरी मैसेज मिला था। उसके बाद से जीविका को तानिया की कोई खबर नहीं मिली थी। उस दिन के बाद से वो तानिया के बारे में यही सोचती रहती थी कि उसकी दी कहाँ और किस हाल में होगी। भले ही दोनों सौतेली बहनें थीं, पर उनका प्यार सगी बहनों से भी बढ़कर था। भले ही जीविका की मॉम के नजर में तानिया के लिए नफरत था, पर जीविका अपनी दी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। जीविका की मॉम मंदिरा को तो बस पैसों का लालच था और इस लालच में वो अपनी खुद की बेटी को भी भूल गई थी। भले ही जीविका की मॉम मंदिरा थी, पर एक माँ की जिम्मेदारी तानिया ने ही उसके लिए निभाई थी। जीविका के लिए उसकी तानिया दी उसकी खुद की मॉम से बढ़कर थी। जीविका ने कई बार अपनी मॉम को समझाया भी था कि वो इस लालच के जाल से बाहर आएं और रिश्तों की अहमियत को समझें, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी और पछताने के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। पर मंदिरा को जीविका की बातें कभी समझ ही नहीं आई, बल्कि अपने सिवा उन्हें कभी कोई नजर नहीं आता था, जिसके चलते तानिया माँ बाप के होते हुए भी अनाथ जैसी जिंदगी जी रही थी और इसी वजह से तानिया ने घर छोड़ने का फैसला लिया था। जीविका भी तानिया की ही घर छोड़कर कहीं दूर चली जाना चाहती थी, पर इससे पहले वो अपनी तानिया दी के बारे में जानना चाहती थी। वो भगवान से रोज अपनी दी को मिल जाने की प्रार्थना करती थी। अगले दिन मुंबई के एक फेमस 7 होटल के एक बड़े से पार्टी हॉल में पार्टी की तैयारियां चल रही थी। आज शाम को यहाँ पार्टी होने वाली थी, जहाँ अनय के ऑफिस के सारे स्टाफ शामिल होने वाले थे। इस पार्टी में ऑफिस के रिटायर्ड बॉस यानी अनय के डैड मिस्टर गौतम भी आने वाले थे। सारी तैयारियां परफेक्टली हो चुकी थीं और शाम के वक्त पार्टी में गेस्ट का आना भी शुरू हो चुका था। दृष्टि भी पार्टी हॉल में एंटर हो चुकी थी और जैसे ही अनय की नजर दृष्टि पर पड़ी, अनय तो बस उसे देखता ही रह गया। दृष्टि ने आज ब्लैक कलर की एक खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। गौतम जी, जो कि अनय से बात कर रहे थे,
जब उन्होंने अपने बेटे को यूं चुपचाप देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि उनका बेटा उनकी फेवरेट एम्प्लॉय को देखने में लगा हुआ था। ये देखकर वो मन ही मन स्माइल करने लगे। फिर वो अनय के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोले, आज दृष्टि बहुत गॉर्जियस लग रही है ना अनय? अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए ही हाँ में सिर हिलाने लगा। फिर अचानक से उसका ध्यान टूटा तो देखा कि ये उसके डैड थे। अपने डैड को देखकर वो तो बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसे यूं देखकर गौतम जी स्माइल करने लगे और उसके कंधे को थपथपाते हुए बोले, वैसे तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। दृष्टि इज अ नाइस गर्ल। अनय गौतम जी की तरफ देखने लगा। ये देखकर गौतम जी बोले, डू यू लव हर? हाँ डैड, ये बात सच है कि मैं दृष्टि से बहुत प्यार करने लगा हूँ एंड आई वॉन्ट टू मैरी हर। ये सुनकर गौतम जी का चेहरा पूरी तरह से खिल गया। वो अनय की पीठ थपथपाते हुए बोले, वेल डन माय सन। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी बहू लाओगे, पर वो बहू मेरी फेवरेट एम्प्लॉय दृष्टि जितनी प्यारी होगी ये मैंने नहीं सोचा था। तो बेटा देर किस बात की, चलो मैं इस पार्टी में अनाउंस कर देता हूँ कि तुम और दृष्टि शादी करना चाहते हो। अनय अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, रुकिए डैड, ये सच है कि मैं दृष्टि से शादी करना चाहता हूँ, पर यह भी तो जानना जरूरी है कि दृष्टि भी मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं। तुम्हारी बात तो सही है। ठीक है, तुम दृष्टि से पूछ लो कि वो तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं, पर जल्दी करना बेटा, इससे पहले कि कहीं कोई और ना उसे ले जाए। डोंट वरी डैड, प्यार करता हूँ उससे। अपने बेटे पर भरोसा रखिए, आपकी बहू दृष्टि ही बनेगी। वहीं इस होटल के एक रूम में साइना उस एम्प्लॉय के साथ बात कर रही थी। तुम समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? डोंट वरी, मैं अच्छी तरह समझ गया कि मुझे क्या करना है। बस आप दृष्टि को किसी भी तरह उस कमरे में भेज दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। दोनों एक दूसरे को शातिर आंखों से इशारा देते हुए उस कमरे से बाहर आ गए। बाहर आकर साइना ने सबकी नजरों से बचते हुए एक वेटर को कुछ इशारा किया। वो वेटर साइना के पास आया। फिर साइना ने उसे साइड में लाकर उस वेटर को पैसे का लालच देकर कुछ समझाया। वेटर लालची किस्म का था, इसीलिए पैसे के लालच में आकर वो साइना का काम करने के लिए तैयार हो गया। बाहर पार्टी पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। सभी अपनी अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे और कुछ कपल्स तो डांस भी करने में लगे थे। अनय भी दृष्टि के पास आया और डांस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दृष्टि ने भी अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया और दोनों कपल डांस करने लगे। डांस करने के बाद थोड़ी देर के लिए अनय अपने डैड के पास चला गया, क्योंकि उसी वक्त अनय को एक जरूरी कॉल आया था। दृष्टि भी डांस करके थोड़ी थक चुकी थी। तभी एक वेटर दृष्टि के पास आया और सॉफ्ट ड्रिंक का एक ग्लास दृष्टि के हाथों में थमा दिया। थकान की वजह से दृष्टि ने ज्यादा न सोचते हुए उस सॉफ्ट ड्रिंक के ग्लास को एक ही सांस में खाली कर दिया। फिर वो सामने की तरफ बाकी कपल्स को डांस करते हुए देखने लगी। तभी उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसका गला सूखने लगा था। ऊपर साइना ये सब होते देखकर डेविल स्माइल कर रही थी। धीरे धीरे दृष्टि को बहुत ही अजीब लगने लगा। उसे अपने अंदर बहुत तेज गर्मी महसूस होने लगी। इसीलिए वो वहां से निकलकर बाथरूम ढूंढते हुए बाहर आ गई। उसने सिंक के पास जाकर अपने चेहरे को वॉश किया, पर यह गर्मी वक्त के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। देखते ही देखते अब दृष्टि की हालत खराब होने लगी। वो इस हालत में इधर से उधर चलने लगी कि तभी उसके रास्ते में साइना आ गई। वो दृष्टि की तरफ झूठी हमदर्दी दिखाते हुए बोली, क्या हुआ दृष्टि, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? दृष्टि अपने सिर पर हाथ रखे हुए बोली, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही है। चलो तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तुम अपने आप ठीक हो जाओगी। दृष्टि की हालत वक्त के साथ और खराब हो रही थी, इसलिए उसने साइना की बात मान ली और उसके साथ चली गई। तभी साइना का फोन आ गया। कॉल इम्पोर्टेंट था, इसीलिए न चाहते हुए भी साइना को कॉल अटेंड करना पड़ा। पर दृष्टि आगे चलती गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए।
जाते जाते उसे एक कमरा दिखा और वो उस कमरे में चली गई। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद जब साइना ने अपने आसपास देखा तो दृष्टि वहां नहीं थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। तभी उस एम्प्लॉय का मैसेज उसके फोन पर आया जिसमें लिखा था कि दृष्टि उसके रूम में आ चुकी है। ये देखकर साइना के फेस पर एक जंग जीतने वाली शातिर स्माइल आ गई और वो मन ही मन बोली, अब तुम देखना मिस दृष्टि मेहता, आज रात यहाँ तुम्हारी इज्जत लुटेगी और कल ऑफिस में सबके सामने मैं कैसे तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाती हूँ। उस एम्प्लॉय का मैसेज देखकर साइना के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई और वही शातिर स्माइल लेकर साइना वहां से चली गई। दरअसल उसने ही दृष्टि की ड्रिंक को स्पाइक करवाया था। वो दृष्टि को उस एम्प्लॉय के साथ सबके सामने बदनाम करना चाहती थी ताकि दृष्टि को इज्जत करके उसे ऑफिस से निकलवा सके। ये सब वो इसलिए कर रही थी जिससे उसका अनय तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाए। साइना और उस एम्प्लॉय का प्लान एकदम परफेक्टली चल रहा था। 15 मिनट पहले वो एम्प्लॉय भी नशे में पूरी तरह धुत था। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इस खुशी में कि वो आज की रात दृष्टि के साथ बिताने वाला था। तभी एक लड़की नशे की हालत में उस एम्प्लॉय के कमरे की तरफ से गुजर रही थी। उस लड़की को भी रात बिताने के लिए किसी लड़के की तलाश थी। उस एम्प्लॉय ने जब उस लड़की को देखा तो उसने उसे दृष्टि समझकर उसे कमर से पकड़ते हुए अपने कमरे के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो एम्प्लॉय उस लड़की को डीपली किस करने लगा। उस लड़की के इरादे भी कुछ ऐसे ही थे, इसलिए उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। फिर उस एम्प्लॉय ने साइना को एक मैसेज किया था और उस लड़की को दृष्टि समझकर उसके साथ वही सब करने लगा जो उसने दृष्टि के साथ करने का सोचा था। दूसरी तरफ दृष्टि की हालत उस ड्रग्स की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो खुद को तैसे जैसे संभालते हुए एक कमरे में चली आई। वहीं अनय को जब दृष्टि पार्टी हॉल में नहीं दिख रही थी तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। बहुत कोशिशों के बाद भी जब दृष्टि उसे नहीं मिली तो वो परेशान हो गया। तभी उसे एक दूसरे वेटर से दृष्टि के बारे में पता चला और उस वेटर ने इशारे से अनय को बताया कि एक मैडम लड़ते हुए उस रूम की तरफ गई है। अनय तुरंत ही उस डायरेक्शन में आगे बढ़ गया जहां उस वेटर ने अनय को बताया था। अनय दृष्टि को ढूंढते ढूंढते एक कमरे के पास जाकर रुक गया जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वो आहिस्ते से अंदर गया तो देखा कि दृष्टि बेड पर लेटे हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी और उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। दृष्टि का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितना तड़प रही है। अनय तुरंत ही डोर लॉक करते हुए दृष्टि के पास गया और दृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? पर दृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसकी तरफ देखा। अनय को दृष्टि का बॉडी बहुत गर्म महसूस हुई। उसकी बेचैनी और बॉडी टेम्परेचर को फील करते हुए उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर को कॉल करने वाला ही था कि तभी दृष्टि उसके करीब आई और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दृष्टि के इस एक्शन से अनय का फोन उसके हाथों से छूट गया। दृष्टि अनय को डीपली किस करने लगी। ये महसूस करते ही अनय दृष्टि को खुद से दूर करने लगा, पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके लिए दृष्टि को दूर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो दृष्टि को खुद से दूर करते हुए बोला, दृष्टि क्या कर रही हो? तुम होश में तो हो? ये सच था कि दृष्टि होश में नहीं थी। अगर वो होश में होती तो वो ऐसा कभी कुछ करती भी नहीं। दृष्टि पर अनय की किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस उसे किस किए जा रही थी। अनय ने गौर किया कि धीरे धीरे दृष्टि की पूरी बॉडी रेड हो रही थी। वो बार बार दृष्टि को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर दृष्टि की पकड़ उसकी बॉडी पर इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। वो चाहता तो दृष्टि को धक्का देकर फोर्सफुली हटा सकता था,
लेकिन ऐसे में दृष्टि को चोट लग सकती थी और वो किसी भी कीमत पर उसे हर्ट नहीं कर सकता था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो दृष्टि को खुद से दूर हटाने में नाकाम रहा तो उसने खुद को दृष्टि के आगे सरेंडर कर दिया। दृष्टि डीपली उसके होंठों को किस करने लगी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हो सकता था कि दृष्टि खुद को चोट पहुंचा सकती थी, और ये सब वो ड्रग्स के नशे में कर रही थी। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए अनय किसी को उसकी मदद के लिए बुला भी नहीं सकता था। इसकी वजह ये थी कि वो दृष्टि को दूसरों के सामने बदनाम नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि इस वक्त दृष्टि का बर्ताव ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर एक गलत तरीके की लड़की समझ लेता। दृष्टि अनय का प्यार है और वो अपने प्यार को किसी भी कीमत पर बदनाम तो नहीं होने देगा। इसीलिए चुपचाप दृष्टि को वो सब करने दे रहा था जो दृष्टि इस वक्त चाहती थी। अनय न तो दृष्टि को खुद से दूर कर रहा था और न ही उसकी किस पर रेस्पॉन्स कर रहा था। वो बस चुपचाप शांत खड़ा था। इधर दृष्टि उसके होंठों को छोड़कर उसके नेक पर आ गई और काफी देर खुद को कंट्रोल करने के बाद अनय भी बेकाबू हो गया। उसने एकदम से दृष्टि को अपने नीचे कर दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसके होंठों को किस करने लगा। वो बड़े प्यार से आहिस्ते आहिस्ते उसे किस कर रहा था। दृष्टि भी इस किस में उसका पूरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद जब दृष्टि की सांसें भारी हो गईं, तो अनय उसे खुद से दूर करने लगा, लेकिन दृष्टि थी कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे खुद से दूर करने के लिए अनय को न चाहते हुए भी उसके होंठों को बेरहमी से काटना पड़ा। उसके बाइट करते ही दृष्टि उससे अलग हो गई। नशे की हालत में होने पर भी दृष्टि को बहुत जोर से दर्द हुआ था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये देखकर अनय को अच्छा नहीं लग रहा था, पर न चाहते हुए भी उसे ये करना पड़ा, क्योंकि अनय खुद को कंट्रोल करते हुए दृष्टि को भी हद पार करने नहीं दे रहा था। वो जानता था कि अभी दृष्टि अपने होश में नहीं है, और ऐसे में उन दोनों के बीच कुछ हो जाता है तो बाद में दृष्टि को इसका गिल्ट होगा और शायद दृष्टि अनय से बेहिसाब नफरत भी करने लगेगी। अनय दृष्टि को अपने सीने से लगाते हुए बोला, सॉरी दृष्टि, पर न चाहते हुए भी मुझे तुम्हें दर्द देना पड़ रहा है, प्लीज होश में आओ। अनय की बातों का दृष्टि पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए उसके नेक पर झुक गई और उसे किस करने लगी। इधर अनय बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। फिर दृष्टि ने उसी वक्त कुछ ऐसा किया जिससे अनय के होश उड़ गए। दृष्टि ने आगे बढ़ते हुए अनय की शर्ट को एक झटके में निकालकर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। फिर उसने होठों को अपने होठों के बीच दबाकर अपनी ड्रेस की जिप खोल दी और अपने जिस्म से उतारकर फेंक दिया। अब दृष्टि अनय की तरफ झुककर उसकी नेक और उसकी चेस्ट पर हर जगह अपने होठों से छूने लगी। अनय तो पहले से ही बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था, पर दृष्टि के इस मूव से उसका रहा सहा कंट्रोल भी चला गया और वो भी अब दृष्टि में खोने लगा। अनय ने एक नजर प्यार भरी आंखों से दृष्टि की तरफ देखा। आई एम सॉरी दृष्टि, मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए अनय भी अब दृष्टि को पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। लेकिन दृष्टि तो कब से अनय को वाइल्डली किस किए जा रही थी और किस करते करते वो अनय को जगह जगह काट भी रही थी, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को मारकर खा रहा हो। ठीक वैसे ही दृष्टि इस वक्त अनय को उधेड़ रही थी। लेकिन अनय दृष्टि का पूरा ध्यान रख रहा था कि उसकी वजह से दृष्टि कहीं हर्ट न हो जाए। अनय दृष्टि को बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था और इधर दृष्टि ड्रग्स के नशे में अपनी हदें पार कर रही थी। वो अनय को पूरी तरह से टूटकर चाह रही थी, जैसे उसे बस अनय को अपना बनाने का जुनून सवार हो चुका था। दृष्टि के इस तरह की हरकत से अनय का खुद पर काबू पाना अब मुश्किल हो गया था। इसीलिए थोड़ी देर बाद अनय ने भी दृष्टि को किस करना शुरू कर दिया। उसने दृष्टि के दोनों हाथों को बेड पर दबा दिया और उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा। अनय की किस बहुत सॉफ्ट थी। वो बहुत प्यार से उसे किस रहा था। धीरे धीरे किस करते हुए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और दोनों अपनी दुनिया में खोकर एक हो गए।
घंटों की चाहत के बाद अब दृष्टि शांत होकर अनय के सीने से लिपटकर मैं चैन से सो रही थी और अनय उसके मासूम से चेहरे को निहारते हुए उसके सर को प्यार से सहला रहा था। वो ये सोच रहा था कि कल की सुबह वो दृष्टि को कैसे संभालेगा और वो कौन हो सकता है जिसने दृष्टि को ड्रग्स दिया था। यही सब सोचते हुए काफी देर तक जागता रहा। फिर उसकी पलकें भारी हुई और वो दृष्टि को अपनी बाहों में समेटकर नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह दृष्टि की नींद अनय से पहले खुली। वो बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस कर रही थी और उसे अपने पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस हो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों पर किसी और का भी हाथ है। जब उसने अपनी आंखें खोलकर साइड में देखा तो अनय पेट के बल लेटा हुआ था, पर उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ वाइट ब्लैंकेट से कवर था और उसकी पीठ पर जगह जगह नाखूनों और दांतों के काटने के निशान थे। ये देखकर दृष्टि की धड़कनें रुक सी गईं और वो थोड़ा थोड़ा कांपने लगी। अपने साइड में अनय को सोया देख दृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। फिर उसकी नजर फर्श पर पड़े उसके और अनय के कपड़ों पर गई। ये देखकर उसका दिल धक्का से रह गया। इस वक्त उसका दिल बहुत जोर से घबरा रहा था। उसने अपने कांपते हाथों से अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके भी जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। और इसका मतलब वो अच्छे से जानती थी। वो अपनी भरी आंखों से कल के बारे में सोचने लगी। बहुत देर के सिर दर्द के बाद उसे याद आया कि उसकी बॉडी ड्रिंक पीने के बाद अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। उसे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। वो कमरे में बेड पर बैठी हुई थी कि तभी एक आदमी आया और उसे संभालने लगा। लेकिन तभी उसने उस आदमी को किस करना शुरू कर दिया। इतना याद आते ही दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई थी कि कमरे में उस वक्त उसे ढूंढते हुए अनय ही आया था और तभी उसने नशे में अनय के साथ ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेतहाशा रोने लगी। दृष्टि के रोने की आवाजों से अनय की नींद खुल गई। तक अनय भी उठ चुका था और उसे भी अपनी बॉडी में दर्द महसूस हो रहा था। उठते ही उसकी नजर दृष्टि पर गई। दृष्टि रो रही थी। अनय को पहले ही अंदाजा हो गया था कि सुबह उठने के बाद दृष्टि का हाल कुछ ऐसा ही होगा। वो तुरंत दृष्टि के पास गया और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करते हुए अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाने लगा। दृष्टि ने भी अनय को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने में अपना मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसका रोना सिसकियों में बदल गया। अनय उसकी पीठ को रब करते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। घंटों तक सिसकने के बाद दृष्टि थोड़ी शांत हो गई। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। अनय ने आहिस्ते से उसे खुद से अलग किया और उसे देखने लगा। दृष्टि अपनी नजरें झुकाए सिसक रही थी। फिर आहिस्ते से दृष्टि ने अपनी पलकें उठाई और अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया अनय। ये कहते हुए वो फिर से रोने लगी। अनय उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने तुमसे कब कहा कि तुमने ये जानबूझकर किया है? दृष्टि अपने लाल हो चुके चेहरे के साथ अपनी नम आंखों से अनय की तरफ देखने लगी। अनय उसके सिर को सहलाते हुए बोला, क्या तुम बता सकती हो कि कल पार्टी में मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, आप जब अपने डैड के पास गए तो मैं वहीं खड़े होकर बाकी कपल्स का डांस देख रही थी। मैं थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास लेकर पी लिया और थोड़ी ही देर बाद मुझे अजीब लगने लगा। अचानक से मेरे शरीर में तेज गर्मी और बेचैनी भी बढ़ने लगी। उसके बाद मैं एक कमरे में आ गई। फिर मुझे ढूंढते हुए आप उस कमरे में आ गए और दृष्टि ने इतना ही कहा था कि उसकी आंखें नम हो गईं।
आज कभी न कमजोर पड़ने वाली दृष्टि की आंखों में आंसू देखकर अनय को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अनय उसके आंसू पोंछकर उसे अपने सीने में लगाते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो। किसी ने जानबूझकर तुम्हारे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था, और वो जो कोई भी है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कहते हुए अनय दृष्टि को अपने सीने से लगाए हुए सामने की तरफ अपनी गुस्से से लाल आंखों से देख रहा था। वो जानता था कि जिसने भी दृष्टि की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था, उसका मकसद जरूर दृष्टि के साथ कुछ गलत करने का रहा होगा। ये सोचते हुए उसकी आंखें आग उगलने लगी थी। अगर वो सही समय पर नहीं आता तो कोई दृष्टि के साथ बहुत बुरा कर सकता था। ये सब सोचते हुए वो बेहद खतरनाक लग रहा था, क्योंकि किसी ने उसके प्यार के साथ ये सब करने की जुर्रत की थी। तो अनय अब किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने वाला नहीं था। अनय कुछ सोच रहा था कि तभी उसे फील हुआ कि दृष्टि फिर से रो रही थी। उसने दृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में भरकर ऊपर किया और उसकी आंखों में आंसू को पोंछने लगा। दृष्टि नम आंखों से उसकी तरफ देखकर बोली, अनय, अगर लोगों को कल की रात के बारे में पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इसलिए मैं आज ही इस सिटी को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी, यही सही रहेगा। अनय ने एक नजर गुस्से से दृष्टि को देखा और कहा, अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? दृष्टि अपनी सहमी आंखों से अनय की तरफ देखने लगी। उसकी लाल आंखों को देखकर दृष्टि घबरा गई और उसके आंखों में आंसू आ गए। वो फिर से धीरे धीरे रोते हुए बोली, तो फिर मैं क्या करूं अनय? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अनय उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, श्श्श, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है और न ही कुछ करने की जरूरत है। हम शादी करेंगे। ये सुनकर दृष्टि अनय से अलग हो गई और उसे गौर से देखने लगी। अनय उसके मन के भाव को समझते हुए बोला, देखो दृष्टि, तुम ये गलत फहमी अपने मन से निकाल दो कि मैं ये शादी इसलिए कर रहा हूं कि कल रात हमारे बीच वो सब हो गया। सच तो ये है दृष्टि कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और आज से नहीं, उस वक्त से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। वो तुम ही थी जिसे पहली बार देखकर मेरे दिल में हलचल हुई थी। मैं बस तुमसे कह नहीं पाया। शायद मैं सही समय का इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हें मैं अपने दिल की बात बताऊं, और अब मैं खुद को रोक नहीं सकता और तुम्हें और अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो उसे भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में किसी और ने नहीं दूंगा दृष्टि। फिर इसके लिए चाहे मुझे जिंदगी भर अकेला रहकर तुम्हारा इंतजार क्यों न करना पड़े, मैं इंतजार करूंगा। ये कहते हुए अनय दृष्टि की आंखों अपना जवाब ढूंढ रहा था। दृष्टि ने ये सुनकर स्माइल किया और अनय के सीने में छुपते हुए अपना जवाब दे दिया। अनय स्माइल करते हुए उसकी पीठ को सहलाने लगा और दृष्टि को अपनी बाहों में भरे हुए ही बोला, तुम्हें पता है दृष्टि, डैड तो मुझे पार्टी में ही कह रहे थे कि क्यों ना तुम्हारी और दृष्टि की वेडिंग अनाउंस कर दी जाए, पर मैंने भी ये सोचकर उन्हें रोक लिया कि पहले अपनी बहू की राय भी तो जान लीजिए कि क्या वो आपके बेटे से शादी करना भी चाहती है या नहीं। ये सुनकर दृष्टि स्माइल करते हुए बोली, क्या सच में गौतम सर ने मुझे अपनी बहू भी मान लिया है? अनय उसके सिर को सहलाते हुए बोला, और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी स्पीड कछुए की तरह होगी? मैंने तो पहले ही ठान लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुम। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और को भी तुम्हारी लाइफ में आने नहीं दूंगा। दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय की तरफ देखने लगी और उसके सीने में खुद को छुपा लिया। आज अनय ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था और दृष्टि को अपनी बाहों में समेटे हुए बेड पर बैठा हुआ था, और दृष्टि भी अनय के सीने में छुपकर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। तभी दृष्टि की निगाहें अनय की नेक और चेस्ट पर गई, जहां उसने अपने दांतों से बुरी तरह काटा हुआ था। ये देखते हुए एक बार फिर दृष्टि को बहुत बुरा लगने लगा और उसकी आंखें भी नम हो गईं। वो अपने कांपते हाथों से अनय के घाव को छूने लगी
और अनय की तरफ अपनी नम आंखों से देखते हुए बोली, मैंने आपको बहुत दर्द दिया ना, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए दृष्टि बहुत गिल्ट महसूस कर रही थी। तभी अनय उसे चुप कराते हुए उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुमने ये जानबूझकर नहीं किया है, इसलिए तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं। ड्रग्स का नशा तुम पर बहुत ज्यादा हावी हो चुका था और ऐसे में तुम्हें शांत करना बहुत जरूरी था। पर फिर भी अनय, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। अनय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर तुम उस वक्त मेरे सीने को चीर कर मेरा दिल भी निकाल लेती ना, तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। इतना प्यार करते हो मुझसे? अनय उसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, हाँ, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। ये सुनते ही दृष्टि अनय के सीने से लिपट कर रोते हुए बोली, इतना प्यार करते थे तुम और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। अनय उसके सिर को चूमकर उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसकी पीठ को सहलने लगा। थोड़ी देर बाद जब दृष्टि थोड़ी शांत हो गई तो अनय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? दृष्टि के चेहरे पर दर्द की एक लकीर खींच गई थी। अनय दृष्टि को देखते ही समझ गया था कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। तुम टेंशन मत लो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। पर क्यों? क्यों हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? वो मेरा चेकअप करेंगे और आपको ऐसी हालत में देखकर वो समझ जाएंगे कि क्या हुआ था। मुझे बहुत शर्म आएगी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, प्लीज। अनय को दृष्टि की बात सुनकर हंसी तो आई, पर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि भड़कने में देर नहीं लगती। अपने फेस पर हल्की मुस्कान लेकर अनय ने बेड के साइड में पड़ा एक टॉवेल अपनी कमर पर लपेटा और दृष्टि को उस ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करके अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम की तरफ चला गया। फिर उसने आहिस्ते से दृष्टि को ब्लैंकेट सहित बाथटब में डाल दिया और हॉट वाटर से उस टब को भर दिया। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। दृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया और अनय के जाने के बाद उसने ब्लैंकेट हटा दिया। गर्म पानी होने की वजह से वो काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। दृष्टि ने बाथटब में लेटे हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अनय के साथ अपनी बीती रात को याद करने लगी, जिसे याद करते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसके दिल में गाना बजना शुरू हो गया। I love you. इधर अनय ने कॉल करके अपने और दृष्टि के लिए कुछ कपड़े मंगवा लिए थे। थोड़ी देर बाद ही कोई आकर अनय को कपड़े और बाकी जरूरत की चीजों के सामान का बैग दे गया। अनय की आंखें अभी भी गुस्से से लाल थीं। वो उस ड्रग मिलाने वाले के बारे में ही सोच रहा था। सोचते हुए उसने अपने जेब से फोन निकाला और अपने असिस्टेंट शिवम को कॉल किया। पता करो कि कल पार्टी में दृष्टि की ड्रिंक में किसने क्या मिलाया था। अनय ने शिवम को कल के मैटर के बारे में पूरी जानकारी जल्द से जल्द देने को कहा और फिर से उसके बारे में सोचने लगा कि तभी दृष्टि वॉशरूम से बाहर आ गई। इस वक्त वो एक वाइट कलर के टॉवल में थी। गर्म पानी में नहा लेने की वजह से उसकी फेयर स्किन गुलाबी सी हो गई थी, जिसमें वो बहुत क्यूट नजर आ रही थी। अनय ने खुद के होश संभालते हुए कहा, तुम्हारे लिए कपड़े हैं, चेंज कर लो। दृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया और कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। फिर अनय भी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। अनय ने वॉशरूम जाने से पहले ही ब्रेकफास्ट का ऑर्डर कर दिया था, इसीलिए ब्रेकफास्ट की ट्रॉली कमरे में आ चुकी थी। दृष्टि रेडी होकर बाहर आ चुकी थी और उसने एक वाइट कलर की कुर्ती और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद क्यूट लग रही थी। अनय भी बाहर आ चुका था। वो वाइट टी शर्ट ब्लू जीन्स में था। अनय इस कैजुअल लुक में भी बहुत डैशिंग लग रहा था। अनय दृष्टि को देखते हुए उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर आहिस्ते से उसे सोफ के पास ले जाकर उस पर बिठा दिया। दृष्टि तो अनय को देखती ही रह गई।
उसे लगा नहीं था कि हर वक्त उससे लड़ते झगड़ते रहने वाला लड़का कभी उसकी इतनी केयर भी करेगा। असल में तो अनय शुरू से ही दृष्टि के लिए केयरिंग था, पर इसका एहसास दृष्टि को अब हो रहा था। दृष्टि को ये एहसास नहीं था, पर वो भी अनय को पसंद करती थी। बस वो खुद को ये समझाने के लिए ये बोलती रहती थी कि उससे कुछ नहीं हुआ, वो किसी से प्यार नहीं कर सकती। पर उसका दिल ही जानता था कि वो अनय को कितना चाहने लगी थी। अनय ब्रेकफास्ट सर्व करके दृष्टि को अपने हाथों से खिलाने लगा। दृष्टि की निगाहें बार बार अनय इस पर ही ठहर रही थी। ये देखकर अनय उसे खाना खिलाते हुए मन ही मन बोला, वैसे तो ये हमेशा मुझे घूरती रहती थी, जैसे कि मुझे कच्चा चबा जाएगी, पर आज इतने प्यार से क्यों देख रही है? आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूं क्या? अनय उसे छेड़ते हुए बोला, अब दर्द कैसा है? अब ठीक है। तुम सच बोल रही हो या हॉस्पिटल जाने के डर से मुझसे झूठ बोल रही हो? दृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोलती, और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं? अनय उसके गालों को सहलाते हुए बोला, मजाक कर रहा था। ठीक है, चलो तुम मेरे घर। आज तुम मेरे घर पर ही रेस्ट करो और कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपके घर क्यों जाऊंगी? क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूं। इतना सुनते ही दृष्टि अनय को घूरने लगी। अनय उसे देखते ही समझ गया था कि दृष्टि का पारा कभी भी हाई हो सकता है। ये सोचते हुए वो दृष्टि को समझाते हुए बोला, दृष्टि, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वहां तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बहुत से लोग हैं और साथ में मैं भी हूं। वहां तुम ठीक से आराम कर सकती हो, समझी मेरी झांसी की रानी? अनय की बात सही थी, लेकिन फिर भी दृष्टि ने रिक्वेस्ट करते हुए उसे अपने अपार्टमेंट में ही छोड़ने के लिए कहा। अनय ने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और दृष्टि को उसके अपार्टमेंट में ले जाकर छोड़ दिया। कुछ घंटे बाद रसावत इंडस्ट्रीज। आज अनय के कैबिन का माहौल बहुत सर्द था। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कल की पार्टी के बाद आज अचानक उनके बॉस उन सब का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। अनय आज सारे डिपार्टमेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहा था। जिस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ठीक थी तो अनय इसका रिवॉर्ड दे रहा था, और जिस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बहुत डाउन थी तो अनय उसे सीधे फायर कर रहा था। सबके चेहरे पर आज 12 बजे हुए थे। अनय रिपोर्ट के साथ साथ सारे एम्प्लॉयज के फेशियल एक्सप्रेशंस को भी ध्यान से नोटिस कर रहा था। सबके जाने के बाद अब बारी प्रोजेक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर साइना मलिक की थी। वो अपने डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर अनय के केबिन में आई। अनय उस फाइल को ध्यान से देख रहा था और साथ ही साइना के चेहरे के एक्सप्रेशन को भी नोटिस कर रहा था। अनय साइना की तरफ देखे बिना ही अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, आपके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस तो पॉजिटिव है, फिर भी आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं मिस मलिक? ये सुनकर साइना एकदम से हड़बड़ा गई और उसके चेहरे से पसीने छूटने लगे। ये देखकर अनय अपनी तीखी नजरों से साइना को देखने लगा। साइना जानती थी कि अगर वो पकड़ी गई तो ये उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। खुद को नॉर्मल करते हुए वो मन ही मन बोली, नहीं, मैं अनय को ये पता नहीं लगने दे सकती कि इन सब में मेरा हाथ है। अगर अनय ये जान गया तो वो मुझे सीधा जिंदगी से आजाद कर देगा। मुझे खुद को नॉर्मल दिखाना होगा। ये सोचते हुए और खुद को नॉर्मल करते हुए वो अनय से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है सर। वो आज सुबह से ही मेरी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है। आई थिंक मुझे शायद फीवर है। अनय को अजीब तो लगा, पर उसने साइना को उस वक्त कुछ नहीं कहा और फाइल उसके हाथों में देते हुए उसे जाने के लिए कह दिया। अब जाकर साइना की जान में जान आई और वो फाइल लेकर निकल गई। अनय के केबिन से बाहर आने के बाद एक खतरनाक गुस्सा साइना इस पर आ चुका था और वो खुद को नॉर्मल करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। थोड़ी देर पहले साइना अपने कैबिन में बैठी हुई बहुत खुश नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि अब तक तो उसका काम हो भी गया होगा और वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हो गई है।
अब उसे इंतजार था तो बस दृष्टि को उस एम्प्लॉय के साथ फ्रेम करके ऑफिस में सबके सामने जलील करने का। तभी वो एम्प्लॉय साइना के केबिन में आया और साइना के सामने सर नीचे करके खड़ा हो गया। साइना ने उसे यूं चुपचाप देखकर पूछा, क्या हुआ? और कल की रात तुमने तो अपने अरमान पूरे कर लिए होंगे ना, फिर तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? ये टाइम तो एंजॉय करने का है। तभी उस एम्प्लॉय ने सर झुकाए हुए ही कहा, आई एम सॉरी मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कल की रात मैं नशे में था, इसलिए गलती से मैंने किसी दूसरी लड़की को दृष्टि समझ लिया और उसके साथ वो सब कर बैठा जो मैंने दृष्टि के साथ करने का सोचा था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। उस एम्प्लॉय की बात सुनकर तो साइना के होश ही उड़ चुके थे। उसका पूरा बना बनाया प्लान अब बर्बाद हो चुका था। जिसके दम पर वो दृष्टि को अनय से हमेशा के लिए दूर करने वाली थी, वो मौका अब वो गट चुकी थी। ये सोचते ही उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। वो गुस्से में पूरी तरह पागल हो गई। उसने उठते हुए उस एम्प्लॉय को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसकी कॉलर पकड़कर गालियां देते हुए बोली, हाउ डेयर यू! इतनी मुश्किल से एक मौका मिला था और तुमने उसे भी गवा दिया। माफ कर दो तुम्हें। तुम्हें पता भी है कि इस बात की भनक अगर अनय तक पहुंची तो वो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी कब्र खोद देगा। अब वो एम्प्लॉय भी भला क्या करता। अपना मुंह लटकाए हुए वो वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उस एम्प्लॉय ने बताया कि उसने सुबह होटल के उस रूम से दृष्टि और अनय को एक साथ निकलते देखा था। और ये सुनते ही साइन अपना सर पकड़ लिया था। अब सारी कहानी उसके दिमाग में चलने लगी थी। उस पता चल चुका था कि अनय दृष्टि को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे गया था। सोचते हुए साइना अपना सिर पटकने लगी, क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन उसने अनय और दृष्टि को दूर करने के बजाय एकदम करीब ला दिया था। अब उसे चिंता इस बात की थी कि अगर अनय जान गया कि इस साजिश में उसका हाथ है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्रेजेंट टाइम। अनय अपने ऑफिस के कैबिन में सोफे पर बैठकर कुछ सोच रहा था। शायद उसने कुछ बातों को नोटिस किया था। काफी देर सोचने के बाद उसे दृष्टि का ख्याल आया और वो तुरंत ऑफिस से उसके घर के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद वो दृष्टि के अपार्टमेंट पहुंच गया और वो दृष्टि से मिला। दृष्टि अब काफी रिलैक्स लग रही थी। दृष्टि कॉफी बनाने के लिए उठने को हुई तो अनय ने उसे रोक दिया और खुद किचन में जाकर दोनों के लिए कॉफी बनाकर ले आया। ये देखकर दृष्टि के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि जहां वो अनय को हर वक्त उससे लड़ते हुए देखती थी, वहीं अब उसे अनय का केयरिंग नेचर देखने को मिल रहा था। वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे प्यार करने वाला, उसकी इतनी केयर करने वाला लड़का अब उसकी लाइफ में आ चुका था। कॉफी पीने के बाद अनय ने दृष्टि को अपना ख्याल रखने का बोलकर वहां से अपने घर के लिए निकल गया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। इधर आर्य अपने केबिन में बैठे बैठे कुछ सोच रहा था और सोचते हुए स्माइल भी कर रहा था। दरअसल वो तानिया को सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा था और मुस्कुराते हुए लगभग उसने पूरा प्लान तैयार कर लिया था। अगला दिन तानिया जब नीचे आई तो उसे घर कुछ खाली खाली सा लग रहा था। उसने ब्रेकफास्ट के लिए दादाजी और अनिल जी को भी बुलाया, पर कोई बाहर नहीं आया। ये देखकर तानिया अपने बगल में खड़े आर्य से बोली, आर्य, दादाजी और डैड कहीं नजर नहीं आ रहे। आर्य तानिया की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी और डैड हरिद्वार चले गए हैं वाइफी। ये कब हुआ? उन्होंने जाने से पहले बताया भी नहीं, वरना हम दोनों भी साथ में घूम आते ना। ये बोलते हुए तानिया अपना मुंह बनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। आर्य अपनी हंसी को दबाते हुए चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था, क्योंकि उसी ने अपने दादा और डैड को हरिद्वार भेजा था। उसने दादाजी और अनिल जी की ट्रिप का पूरा इंतजाम कर दिया था ताकि उन्हें वहां कोई तकलीफ ना हो। और आज वेद, युवान, आस्तिक, ध्रुव, भाविक और एकांत अनय के यहाँ रुकने वाले थे। पर तानिया को इसका कोई आइडिया नहीं था कि उसे आज सरप्राइज मिलने वाला है, इसलिए वो नॉर्मली ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद
आर्य उसके सिर पर किस करते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। अपने प्लान को पूरा करने के लिए उसे दृष्टि और अनय की भी जरूरत थी, इसीलिए उसने अनय से कहकर पहले ही दृष्टि की आज की छुट्टी करवा दी थी। वो कुछ टाइम के लिए तानिया को सिंघानिया मेंशन से दूर रखना चाहता था, और ये काम दृष्टि जितने अच्छे से कर सकती थी उतना कोई भी नहीं कर सकता था। इसीलिए आर्य ऑफिस जाते हुए दृष्टि के अपार्टमेंट से होते हुए गया। आर्य ने दृष्टि से मिलकर उसे एक साड़ी दी और पूरी कहानी समझा दी। दृष्टि ने भी खुश होते हुए कहा, वाह जीजू, आप बेफिक्र रहिए, आपका काम हो जाएगा। फिर आर्य वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया, सिंघानिया मेंशन। आर्य के जाने के बाद तानिया घर का काम निपटाकर इधर से उधर बैठ रही थी। घर में कुछ और करने को था नहीं, और घर खाली खाली सा होने की वजह से वो बोर हो रही थी कि तभी उसे दृष्टि का कॉल आया। हेलो तानिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? यार आज घर पर ही हूँ, इसलिए सोच रही हूँ कि क्यों ना आज हम दोनों कहीं बाहर शॉपिंग करने चले। हाँ यार, तू ठीक कह रही है, आज मैं भी घर पर बोर हो रही हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद तानिया ने आर्य को कॉल किया और शॉपिंग के लिए जाने का पूछा। आर्य तो मन में दृष्टि को शाबाशी देते हुए तानिया को जाने के लिए कह दिया। फिर इसके बाद तानिया दृष्टि के अपार्टमेंट गई और वहां से दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। आज दोनों काफी दिन बाद शॉपिंग के लिए साथ में आई थी। आर्य के कहने पर दृष्टि ने तानिया को पूरे दिन शॉपिंग पर बिजी रखा हुआ था। शॉपिंग के बाद शाम होते ही दृष्टि तानिया को लेकर अपने अपार्टमेंट में आ गई। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद दृष्टि ने तानिया से कहा, तानिया सुन, क्यों ना आज हम दोनों साड़ी पहनकर रेडी हों? दृष्टि के मुंह से साड़ी का नाम सुनकर तानिया तो हैरान ही हो गई। वो दृष्टि को ऐसे देखने लगी जैसे कि वो किसी पागल को देख रही हो। दृष्टि भी सोच में पड़ गई कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे तानिया उसे यूं देख रही है। दरअसल तानिया इसलिए हैरान थी क्योंकि वो दृष्टि को अच्छी तरह जानती है, और वो ये भी जानती है कि दृष्टि हमेशा कंफर्टेबल कपड़ों में रहना पसंद करती है। पर आज अचानक उसके मुंह से साड़ी पहनने की बात सुनकर तानिया को चक्कर आने लगा था। वो दृष्टि के माथे को छूते हुए बोली, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? दृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, आई नो कि तुझे ये अजीब ही लगेगा, पर आज इतने दिनों बाद हम दोनों मेरे अपार्टमेंट में साथ हैं, और तू है कि मेरी एक विश भी पूरी नहीं कर सकती। तू और साड़ी? तानिया ने दृष्टि को छेड़ते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर दोनों रेडी होने लगी। दृष्टि ने तानिया को पहनने के लिए वही साड़ी दी जो आर्य ने उसे देने को कहा था। थोड़ी देर बाद ही साड़ी पहनकर दोनों रेडी हो गए। तानिया की साड़ी ओशन ब्लू कलर के ब्यूटीफुल शेड में थी, जिसमें तानिया हद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तानिया जब रेडी होकर बाहर आई तो दृष्टि उसे एकटक देखती ही रह गई। वो तानिया को देखते हुए मन ही मन बोली, जब तुझे देखकर मेरा ये हाल है तो जीजू का क्या हाल होगा? ये सोचते हुए वो स्माइल करने लगी। उसे स्माइल करता देख तानिया ने उसकी तरफ देखते हुए हाथ के इशारे से पूछा कि वो कैसी लग रही है। दृष्टि उसकी नजर उतारते हुए बोली, मेरी जान, तुम बला की खूबसूरत लग रही हो इस साड़ी में। ये सुनते ही तानिया स्माइल करने लगी। तानिया को साड़ी पहनाने के लिए दृष्टि को भी साड़ी पहनकर रेडी होना पड़ा था। दृष्टि एक रेड कलर की साड़ी में थी और वो काफी खूबसूरत भी लग रही थी। फिर तानिया भी उसे देखते हुए बोली, तू भी इस साड़ी में बहुत सेक्सी लग रही है दृष्टि। फिर दोनों ही हंसते मुस्कुराते हुए फोटोज क्लिक करने लगे। तभी तानिया को आर्य का कॉल आया। आर्य ने उसे घर आने का बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर तानिया दृष्टि को बाएं कहकर आर्य की भेजी हुई कार में सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गई। अब जाकर दृष्टि चैन सांस ली, क्योंकि उसने अपना काम जो पूरा कर दिया था। फिर दृष्टि अपने कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही जाने को हुई, तभी उसके अपार्टमेंट का डोर बेल बजा। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे।
दृष्टि सोच में पड़ गई कि इस वक्त कौन हो सकता है। उसने आहिस्ते से डोर खोला तो देखा कि सामने अनय था। जैसे ही अनय की नजर दृष्टि पर पड़ी तो वो अपनी पलकें झपकाना भूल गया। ऐसा इसलिए कि वो आज पहली बार दृष्टि को साड़ी में देख रहा था। दृष्टि रेड साड़ी में बहुत हॉट लग रही थी, इसीलिए अनय चाहकर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। अनय को यूं बिना पलकें झपकाए देखते हुए देखकर दृष्टि उसके आगे अपना हाथ हिलाते हुए बोली, ओ हेलो, कहाँ खो गए आप? दृष्टि ने इतना ही कहा था कि अनय उसी खोए हुए अंदाज में दृष्टि की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर दृष्टि थोड़ी घबरा गई और अनय की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए वो पीछे की तरफ हटने लगी। देखो, आप इस तरह से आधी रात को किसी के घर नहीं घुस सकते, और एक लड़की के घर में तो बिल्कुल नहीं। आप सुन रहे हैं ना? ये कहते हुए दृष्टि बहुत घबरा रही थी, क्योंकि अनय दृष्टि में खो सा गया था और बिना रुके हल्के कदमों से वो दृष्टि की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। दृष्टि भी बिना रुके पीछे हटती जा रही थी, क्योंकि उसे अनय की आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था और ये देखकर दृष्टि की हालत खराब होने लगी थी। दृष्टि पीछे हटते हटते अब वो दीवार से जा लगी। पीछे हटने के लिए अब और कोई स्पेस नहीं रह गया था। फिर वो जैसे ही अनय के साइड से निकलने को हुई ही थी कि तभी अनय ने अपने एक हाथ का घेरा बना दिया। दृष्टि दूसरी तरफ से जाने को हुई तो उसने फिर से दूसरे हाथ का घेरा बना दिया। अब दृष्टि अनय के बीच में थी और बहुत घबरा रही थी। अनय को ऐसे देखकर दृष्टि की दिल की धड़कनें ट्रेन की रफ्तार पकड़ने लगी। अनय उसके होंठों के बेहद करीब आ चुका था। दृष्टि को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। घबराहट के मारे दृष्टि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। फिर अनय उसके होंठों के बेहद करीब रहकर बोला, जब वो लड़की मेरी होने वाली बीवी हो तब तो मैं आ सकता हूँ ना? ये सुनकर दृष्टि की सांसें तेज होने लगी और किसी तरह खुद को संभालते हुए बोली, अनय प्लीज, आप थोड़ा दूर रहकर बात कीजिए ना। दृष्टि अपनी आंखें बंद किए हुए ही कह रही थी। उसकी हालत देखकर अनय को बहुत मजा आ रहा था, इसीलिए वो उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर आहिस्ते से उसके ईयरलोब को काट लिया। अनय के इस सेडक्टिव से दृष्टि सिहर गई। उसकी पकड़ अब अनय की बॉडी पर कसने लगी। ये महसूस करते ही अनय दृष्टि के होंठों के पास जाकर उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगा। दृष्टि उसकी नजदीकियों को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। वो अनय को खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं कर रही थी। दृष्टि के हाथ अनय की बॉडी पर कसते ही चले जा रहे थे। दृष्टि अब अनय के किस पर रिस्पॉन्स करने लगी, जिससे अनय की किस बहुत डीप होती चली गई। इससे पहले कि अनय अपने कंट्रोल से बाहर होकर दृष्टि के साथ बहुत आगे बढ़ जाता, उसने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया और दृष्टि के होंठों को जोर से काट लिया, जिससे दृष्टि ने उसे खुद से धक्का दे दिया और उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। इस वक्त दृष्टि बेहद क्यूट लग रही थी। अनय ने स्माइल करते हुए दृष्टि के गालों को चूमा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलो, मैं तुम्हें मेरे घर के लिए पिक करने आया हूँ। दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके अनय को देखने लगी। ये देखकर अनय दृष्टि को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? भूल गई क्या कि आज वेद, युवान और बाकी बॉयज भी हमारे घर पर रुकने वाले हैं? ये सुनकर दृष्टि अनय को घूरते हुए बोली, तो आप क्या चाहते कि मैं वहाँ जाकर सबके लिए खाना बनाऊं? अनय हंसते हुए बोला, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। ये सुनकर दृष्टि अनय को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। ऐसे मत देखो जान, आज वेद भी आ रहा है ना, और उसकी मम्मा आज उसके साथ नहीं होंगी, तो शायद हम बॉयज उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी आज वहीं रुको। इतना सुनते ही दृष्टि खुद पर प्राउड होते हुए बोली, अच्छा जी, तो आप मानते हैं ना कि किसी एक चीज में ही सही, लेकिन मैं आपसे बेहतर हूँ। अनय दृष्टि की तरफ ही देख रहा था। तभी दृष्टि उसे टीज करते हुए बोली, फ्यूचर में जब आपका बेबी होगा तो आप क्या करेंगे मिस्टर रजावत? ये कहकर दृष्टि स्माइल करते हुए अनय की तरफ देखने लगी। लेकिन जब उसने अनय की इंटेंस आंखों को देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोल दिया है। अनय उसे अपने करीब करते हुए बोला, मुझे पता नहीं था
कि तुमने इतनी आगे तक की प्लानिंग करके रखी है। हमारे बच्चों के बारे में भी सोच लिया। वाओ जानू, इट्स टू गुड। दृष्टि शर्म से अपनी नजरें झुकाए हुए थी। अनय की नजदीकियां अक्सर उसे बेचैन कर देती थी। अनय उसके गालों को सहलाते हुए बोला, बेबी, उस वक्त तुम भी तो मेरे साथ होगी, तो हम मैनेज कर लेंगे ना। ये कहते हुए अनय की आंखों में सीरियसनेस झलक रही थी, जिसे देखकर दृष्टि उसमें खोने लगी। लेकिन वो जल्दी ही अपने होश में आ गई और उसने अपने सिर को झटका। फिर अनय से थोड़ा दूर होते हुए बोली, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम चलते हैं। अनय उसे रोकते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम इस साड़ी में कयामत लग रही हो। दृष्टि को लगातार देखे जा रहा था। फिर दृष्टि ने जब अनय की नजरों का पीछा किया तो देखा कि अनय की नजर उसकी खुली कमर पर ठहरी हुई थी। ये देखकर दृष्टि ने झट से अपनी कमर को साड़ी से कवर कर दिया और बाहर की तरफ जाने लगी। अनय भी स्माइल करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। दृष्टि पैसेंजर सीट पर बैठ गई और अनय ड्राइविंग सीट पर। फिर दोनों वहां से रजावत मैंशन के लिए निकल गए। दूसरी तरफ तानिया कार में बैठी हुई थी। उसकी कार सिंघानिया मैंशन की तरफ जा रही थी। वो बार बार अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के बीच दबाए हुए उन्हें आपस में मसल रही थी, क्योंकि आर्य से बात करते हुए उसे उसकी टोन में एक गुस्सा सा नजर आया था। ये फील करते हुए बहुत घबराए जा रही थी कि आखिर बात क्या होगी, क्योंकि उसे उसकी सरप्राइज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी कार सिंघानिया मैंशन पहुंच गई। वो अपने ही ख्यालों में थी कि तभी ड्राइवर ने आवाज दी, मैम, हम घर पहुंच गए। तानिया अपने होश में आई और कार से निकलकर अंदर जाने लगी। आज वहां पर एक अलग ही शांति छाई हुई थी। इससे तानिया को अंदर ही अंदर घबराहट भी हो रही थी। वो आहिस्ते से अंदर गई। अंदर के नजारे को देख तानिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर का माहौल पूरा रोमांटिक लग रहा था। लाइटें बहुत ही डीम थी। हल्की येलो लाइट से पूरा घर रोशन हो रहा था और गुलाब की भीनी भीनी खुशबू पूरे माहौल को खुशनुमा बना रही थी। तानिया अपनी सरप्राइज्ड आंखों से पूरे डेकोरेशन को देखने में लगी हुई थी कि तभी किसने पीछे से आकर उसे हग कर लिया। तानिया तो डर ही गई, लेकिन तभी उसे ये एहसास जाना पहचाना सा लगा और वो समझ गई ये आर्य ही है। आर्य, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आर्य ने उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका दिया और उसकी कमर पर अपना हाथ लपेट दिया। और ये सब क्या है? और आज घर खाली खाली सा क्यों लग रहा है? सबने खाना खा लिया क्या? और वेद सो गया क्या? आर्य तानिया के सामने आया और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे आहिस्ते से किस करते हुए बोला, ओफो वाइफी, तुम्हें अपने हस्बैंड के अलावा बाकी सबकी फिक्र होती है। तानिया अपनी टिमटिमाती आंखों से आर्य को देखने लगी। आर्य ने उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें चूमते हुए बोला, डोंट वरी, और आज घर पर कोई नहीं है, मैंने सबको भेज दिया है। ये सुनकर तानिया सरप्राइज्ड होते हुए बोली, भेज दिया? कहाँ भेज दिया और क्यों भेज दिया? क्योंकि आज मैं पूरा वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ वाइफी। पर आर्य, वेद। तानिया कुछ कहने वाली थी कि तभी आर्य ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, अगर एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। ये सुनते ही तानिया एकदम से चुप हो गई और उसकी दिल की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। फिर आर्य उसे अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चला आया और तानिया को आहिस्ते से खड़ा कर दिया। अपने कमरे का डेकोरेशन देखकर तानिया एक बार फिर सरप्राइज्ड हो गई। रूम का पूरा डेकोरेशन बहुत ही रोमांटिक और ड्रीमी लग रहा था, जिसे देखकर तानिया बहुत खुश हो गई और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो आर्य की तरफ देखते हुए बोली, ये सब? आर्य उसे पीछे से हग करते हुए बोला, ये सब तुम्हारे लिए है जान। यहाँ हम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जीने वाले हैं। ये सुनकर तानिया का चेहरा पूरी तरह गुलाबी हो गया। उसे अब शर्म आने लगी थी। आर्य थोड़ी देर के लिए तानिया से अलग हो गया
क्योंकि वो तानिया को अच्छे से देखना चाहता था। आज उसकी तानिया किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसका सोने जैसा रंग आज बहुत ग्लो कर रहा था। उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद आर्य की नजर उसके गुलाबी होंठों पर ठहर गई और वो उसके करीब जाते हुए बोला, मैंने तुम्हें इमेजिन करके ये साड़ी ली थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इसे पहनकर मुझे इस तरह घायल कर दोगी। ये कहते हुए उसने तानिया के होंठों को आहिस्ते से चूम लिया। तानिया के गाल पूरी तरह गुलाबी हो चुके थे। आर्य उसे इस तरह से देखकर बोला, जान, अगर तुम ऐसे ही शर्माती रही तो मैं खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए उसने तानिया के ईयरलोब पर किस करते हुए उसे हल्का सा काट भी लिया। फिर तानिया को लेकर वो बेड पर चला आया और उसे बिठाकर उसके बगल में बैठ गया। फिर आर्य तानिया का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, तानिया, तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ में सिर्फ 2 ही चीजें थीं, मेरी फैमिली और मेरा बिजनेस। वेद मेरी जान था, उसमें मेरी सारी दुनिया बसती थी। फिर मेरी लाइफ में तुम आई। तुमने मुझे जिंदगी की हर छोटी बड़ी खुशियां दी। मेरे बेटे को अपना बेटा बनाया, इस परिवार को अपना परिवार बनाया। तुम और वेद दोनों मेरी जिंदगी हो। तुम दोनों के बिना मैं कुछ भी नहीं। आई लव यू वाइफी, आई लव यू सो मच। तानिया आर्य के दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर उसे आहिस्ते से चूमते हुए बोली, I love you too, आर्य। आर्य तानिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें चूम लिया और कहा, वाइफी, वेद हमारा क्यूट सा बेबी है। हम अपनी इस छोटी सी फैमिली में बहुत खुश हैं। अगर हमारी लाइफ में एक प्रिंसेस भी आ जाए तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। क्या तुम एक बार फिर मम्मा बनने के लिए तैयार हो? तानिया ने आर्य की तरफ देखते हुए उसके होंठों को आहिस्ते से चूमा और हाँ में इशारा किया। ये देखकर आर्य के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने तानिया के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, वाइफी, तुम मेरी जान हो। तुम्हारे बिना ये आर्य सिंघानिया कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए आर्य ने तानिया के होंठों को आहिस्ते से चूम लिया और तानिया का हाथ पकड़कर सामने खाने की टेबल के पास गया। दोनों की प्लेट पर खाना पहले से ही सर्व किया हुआ था। तानिया दूसरी तरफ जाने को हुई तो आर्य ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और एक ही प्लेट में दोनों खाना खाने लगे। खाना खत्म होने के बाद आर्य ने कहा, वाइफी, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। तानिया सोचने लगी कि अब भला कौन सा सरप्राइज बाकी है। तभी आर्य ने टेबल के नीचे से एक और चीज ली, जिसे देखकर तानिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और उसके मुंह में पानी आने लगा। आर्य तानिया के फेस को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे पता था कि उसकी बीवी को रेड वाइन का टेस्ट बहुत पसंद है, इसलिए उसने आज एक रेड वाइन की बोतल टेबल के नीचे रखी हुई थी। तानिया कभी उस बोतल को देखती तो कभी ग्लास को। आर्य को ये देखकर बहुत मजा आ रहा था। फिर आर्य ने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में तानिया को रेड वाइन सर्व किया। उसे पता था कि तानिया इसे हैंडल नहीं कर पाएंगी, इसलिए उसने तानिया को उसकी लिमिट में ही दी और दोनों ने वाइन को एंजॉय किया। डिनर के बाद वहां एक रोमांटिक ट्यून प्ले होने लगी। आर्य डाइनिंग टेबल से कमरे में गया और अपनी शर्ट की 2 बटन खोल दी। तानिया की नजर उस पर ही थी। फिर आर्य अपनी एल्बो को मोड़कर अपने होठों के बीच एक गुलाब को दबाकर हल्के मोमेंट डांस करते हुए वो तानिया के पास आ रहा था। तानिया तो आर्य को देखकर बिल्कुल खुश हो गई, क्योंकि आज तानिया को आर्य का रोमियो वाला अंदाज देखने को मिल रहा था। तानिया पर रेड वाइन का हल्का नशा छाने लगा था, इसलिए उसका भी मन आर्य के साथ डांस करने का हो रहा था। आर्य ने अपना एक हाथ बढ़ाकर तानिया की तरफ किया। तानिया ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आर्य के हाथ में दे दिया। फिर आर्य उसे लेकर डांस करने लगा। डांस करते हुए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। इतने में ही बारिश भी शुरू हो गई और माहौल और भी ज्यादा रोमांटिक होने लगा। तभी एक तेज बिजली कड़की
और तानिया ने खुद को आर्य के सीने में छुपा लिया। आर्य ने उसे कसकर अपनी बाहों में थामा हुआ था और उसके सिर पर किस करते हुए उसके कानों के पास आकर बोला, डरो मत वाइफी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाय, मैं हूँ आपकी नई दोस्त माहिरा और आज से इस कहानी को मैं होस्ट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। एक तेज बिजली कड़की और तानिया ने खुद को आर्य के सीने में छिपा लिया। आर्य ने उसे कसकर अपनी बाहों में थाम लिया और उसके सिर पर किस करते हुए कहा, डरो मत वाइफी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों थोड़ी देर तक यूं ही रहे। तानिया आर्य की बाहों में खुद को बहुत सेफ फील कर रही थी। जब तानिया शांत हो गई तो आर्य उसे बेड के पास ले जाकर बिठा दिया। तानिया आर्य की आंखों में ही देख रही थी। ये देखकर आर्य तानिया के गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, वाइफी, ऐसे क्या देख रही हो? तानिया खोए हुए अंदाज में बोली, अपनी किस्मत को देख रही हूं कि वो इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। मैं तो खुश रहना ही भूल गई थी। कोई मुझे पसंद भी नहीं करता था, इसलिए मैंने ये मान लिया था कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। पर फिर मेरी जिंदगी में आप आए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। आर्य उसके माथे की तरफ झुककर उसे किस करते हुए बोला, पता नहीं वाइफी कि तुम्हारी किस्मत में मेरे आने से कुछ खास हुआ है या नहीं, पर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मेरी जिंदगी में तुम आई। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तानिया आर्य की तरफ झुककर आहिस्ते से उसके होंठों को चूमा। जैसे ही वो पीछे हटने को हुई, आर्य ने उसकी नेक को पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। वो तानिया के होंठों को अपने होंठों के बीच दबाकर उससे किस करने लगा। तानिया अपनी आंखें बंद करके उसके होंठों को अपने होंठों पर महसूस करने लगी। थोड़ी देर बाद तानिया भी उससे किस बैक करने लगी। ये महसूस करके आर्य की किस और डीप हो गई। उसने उसके होंठों को जी भरकर चूमा। तानिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। जब काफी देर तक किस करने पर तानिया की सांसें भारी होने लगी तो आर्य ने उसे रिलीज कर दिया। तानिया लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आर्य ने एक नजर अपनी वाइफी की तरफ देखा और उसके कानों की तरफ झुकते हुए अपनी मदहोश भरी आवाज में बोला, वाइफी, यू आर लुकिंग सो हॉट, आई कांट वेट टू ईट यू। वो तानिया की नेक की तरफ झुक गया और उसके हर हिस्से पर अपने होंठ फिराने लगा। आर्य के इस तरह छूने से तानिया सिहरने लगी। आर्य की बॉडी पर उसकी पकड़ कसती चली जा रही थी। उसकी नेक पर किस करते हुए आर्य तानिया के ऊपर पूरी तरह झुक गया। तानिया भी बेड पर लेट गई थी। उसके हाथ लगातार आर्य की नेक पर चल रहे थे। नेक को किस करते हुए आर्य ने अपने दांत तानिया की नेक पर गड़ा दिए, जिससे तानिया की हल्की आह निकल गई। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। आर्य ने तानिया के उस हिस्से को आहिस्ते से चूम लिया। फिर तानिया के ऊपर से उठकर उसकी तरफ देखते हुए अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। उसे उतारकर फेंक दिया। ये देखकर तानिया शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। शर्माते हुए वो बहुत क्यूट लग रही थी और उसका गुलाबी चेहरा और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। आर्य उसके चेहरे के करीब आकर बोला, वाइफी, अपनी आंखें खोलो। तानिया ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। आर्य का चेहरा बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। उसने उसकी आंखों में झांका, जहां खुद के लिए बेइंतहा प्यार और पाने का जुनून नजर आ रहा था। तानिया ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। आर्य ने फिर उसके होंठों को अपने होंठों में भरकर उसे गहराई से किस किया। थोड़ी देर तक उसके होंठों पर अपने प्यार की बरसात करने के बाद उसने हल्का सा बाइट किया और फिर होंठों को छोड़ दिया। तानिया के हाथ, जो आर्य की खुली पीठ पर चल रहे थे, उन्हें आर्य ने अपने हाथों में पकड़ लिया और बेड पर दबा दिया। फिर वो उसकी गर्दन पर झुककर बेतहाशा किस करने लगा। गर्दन के हर हिस्से को अपने होंठों से छूने के बाद
वो एक नजर तानिया को देखता है। जैसे ही उसके हाथ तानिया की साड़ी की तरफ बढ़ते हैं, तानिया शर्माते हुए अपने दोनों हाथ अपने ब्रेस्ट पर रख लेती है। वो इस वक्त बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। आर्य आहिस्ते से उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसे बेड पर दबा देता है। फिर अपने एक हाथ से तानिया की साड़ी को उसके सीने से अलग कर देता है। वो नीचे झुकते हुए तानिया की नाभि को किस कर लेता है, जिससे तानिया की पकड़ आर्य की बॉडी पर एक बार फिर कसने लगती है। तानिया शर्म के मारे पीछे पलट जाती है, जिससे उसकी गोरी और आकर्षक पीठ आर्य के सामने होती है। वो आहिस्ते से उसके ब्लाउज की डोरियां खोल देता है और उसकी पूरी पीठ पर अपने होंठ फिराने लगता है। फिर धीरे से उसके ब्लाउज की हुक खोलकर तानिया को सीधा कर देता है। धीरे धीरे वो तानिया की साड़ी को उसकी बॉडी से हटा देता है। थोड़ी ही देर में उनकी सांसों की मधोशी भरी आवाजें कमरे में गूंजने लगती हैं। दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे। आज इस रोमांटिक माहौल में आर्य और तानिया अपनी सभी दूरियों को मिटाकर एक हो चुके थे। आज मजबूरी में शुरू हुआ ये रिश्ता अपनी सच्ची मंजिल पा चुका था। आर्य को कभी नहीं लगा था कि उसकी जल्दबाजी में लिया गया फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला बन जाएगा। तानिया ने भी कभी अपने सपने में नहीं सोचा था कि उसे प्यार करने वाला और उसकी इतनी केयर करने वाला पति मिलेगा। दोनों ही एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। उनके प्यार भरे पल की गवाही ये बारिश बन रही थी, जो हर बढ़ते पल के साथ माहौल को और रोमांटिक बना रही थी। आर्य भी आज तानिया को पूरी तरह से जता रहा था कि वो उसे कितना टूट कर चाहता है और अब उसे खुद से एक पल भी दूर नहीं करना चाहता। तानिया को घंटों तक प्यार करने के बाद वो उससे अलग हुआ और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तानिया उसके सीने पर अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो बहुत थक गई थी, इसलिए जल्दी ही नींद के आगोश में चली जाती है। आर्य आज तानिया को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। उसे एक सुकून सा मिल रहा था, क्योंकि ये लड़की अचानक उसकी लाइफ में आई थी और उसे बिना कुछ मांगे अपना सब कुछ दे दिया। अपने प्यार से उसने उसकी फैमिली को अपना बना लिया। ऐसे में आर्य का भी फर्ज बनता था कि वो इस नायाब हीरे को सबकी नजरों से बचाकर अपने दिल के किसी कोने में छिपा ले। बारिश की हल्की बूंदें खिदकी से टकरा रही होती हैं, जैसे उनकी मोहब्बत की गवाही दे रही हो। आर्य तानिया को अपनी बाहों में भरकर रखता है, जैसे उसे खुद से कभी अलग ही नहीं करना चाहता हो। तानिया भी उसे कसकर थाम लेती है। कुछ देर बाद वो आर्य के सीने पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और गहरी नींद में चली जाती है। आर्य हल्की मुस्कान के साथ तानिया के मासूम चेहरे को देखता है और उसके सिर पर एक हल्का सा किस करता है। वो उसे अपनी बाहों में समेटे हुए धीरे धीरे नींद के आगोश में चला जाता है। उनके प्यार की इस रात को सिर्फ ये बारिश ही गवाह बनती है, जो बाहर अब भी मुसलसल बरस रही होती है। दूसरी तरफ रजावत मैंशन, युवान, वेद, आस्तिक, ध्रुव, एकांत और भाविक सभी रजावत मैंशन में थे। आज गौतम जी उन्हें अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो अपने बेटे अनय के साथ इस बड़े से घर में रहते थे। उनकी केयर टेकर मीरा आंटी भी उनके साथ ही रहती थी। फिर भी 3 लोगों के हिसाब से उनका घर काफी बड़ा था। थोड़ी देर बाद अनय दृष्टि को लेकर रजावत मैंशन में एंटर होता है। दृष्टि आज साड़ी में थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। गौतम जी ने तो पार्टी में ही दृष्टि को अपनी बहू मान लिया था। बस अब उनकी शादी होनी बाकी थी। दृष्टि को देखते ही वेद एक्साइटेड होते हुए उसकी तरफ दौड़ने लगता है। ये देखकर दृष्टि स्माइल करती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। वो वेद के प्यारे प्यारे गालों पर प्यार से किस कर देती है। दृष्टि सबके पास जाकर मुस्कुराते हुए, आप लोगों ने डिनर कर लिया?
सब लोग हंस पड़ते हैं। दृष्टि एक नजर अनय को देखती है और फिर सबकी तरफ देखकर कहती है, आप लोग बस थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं सबके लिए डिनर बनाकर लाती हूँ। गौतम जी तुरंत बोले, बेटा शेफ्स खाना बना लेंगे, तुम यहीं हमारे साथ बैठो। दृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं अंकल, मैं मैनेज कर लूंगी। ये कहते हुए वो वेद को लेकर किचन की तरफ चली गई। गौतम अंकल ने उसे किचन का रास्ता दिखा दिया था। दृष्टि वेद को किचन स्लैब पर बैठाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी अनय उसके पीछे पीछे किचन में आ जाता है। वो बिल्कुल दृष्टि के करीब आकर धीरे से बोलता है, इतने लोगों का खाना तुम अकेले बना लोगी? दृष्टि अचानक पीछे मुड़ती है और उसे इतनी पास देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो अनय की तरफ देखते हुए कहती है, अगर आप ऐसे ताकाजांकी नहीं करेंगे तो मैं आराम से बना लूंगी। अनय उसकी इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो फ्रिज से चॉकलेट निकालकर वेद को देता है और उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाता है। दृष्टि उसे जाते हुए देखती है और थोड़ा हैरान होती है, लेकिन ज्यादा न सोचते हुए फिर से खाना बनाने पर ध्यान लगाने लगती है। तभी उसे अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस होती है। ये फील करते ही वो जोर से चीखने ही वाली होती है कि तभी अनय उसके पर हाथ रखकर उसे चुप करवा देता है। वो हल्के से डांटते हुए कहता है, कितना चिल्लाती हो तुम? मैं हूं, पूरे शहर को इकट्ठा करने का इरादा है क्या? दृष्टि कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक जाती है, क्योंकि अनय अभी भी उसके मुंह पर हाथ रखे हुए था। जब उसे लगा कि अनय उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, तो वो झटके से उसके हाथों को जोर से काट लेती है। अनय की हल्की चीख निकल जाती है। वो गुस्से से दृष्टि की तरफ घूरते हुए कहता है, तुम सचमुच जंगली बिल्ली हो, ये क्या हरकत थी? दृष्टि शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहती है, अगर आप ऐसे ही छिछोरापंती दिखाओगे तो यही होगा। ये कहते ही वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। अनय आंखें छोटी करके उससे घूरता है और कहता है, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। दृष्टि तेजी से किचन से भागने लगी। अनय भी उसका पीछा करने लगा। दृष्टि हंसते हुए बोली, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं रुक जाऊं? ये कहकर वो भागती रही। जब काफी देर तक अनय उसका पीछा नहीं छोड़ता, तो दृष्टि अचानक रुककर धमकी भरे अंदाज में बोली, अनय, अगर आप मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे तो मैं अंकल को बता दूंगी। अनय उसकी बात सुनकर वहीं ठहर जाता है और आंखें छोटी करके उसे देखने लगता है। अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी और दृष्टि ने उसे अपने डैड के नाम से धमकाना भी शुरू कर दिया था। अनय अपनी जगह खड़ा होकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं कर रहा कुछ। दृष्टि मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि उसकी धमकी काम कर गई थी। वो चैन से खाना बनाने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे टकटकी लगाए देख रहा है। वो सामने देखती है तो पाती है कि अनय बस उसे ही देख रहा था। ये देखकर दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अनय, कहा ना, अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो मैं अंकल को बता दूंगी। अनय मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में बोला, लेकिन बेबी, मैं तुम्हें कहाँ परेशान कर रहा हूँ? मैं तो चुपचाप खड़ा हूं ना। दृष्टि को भी एहसास होता है कि सच में अनय कुछ कर तो नहीं रहा, बस उसे देख रहा है। ऐसे में वो गौतम अंकल से शिकायत भी कैसे करे? वो हल्की मुस्कान के साथ फिर से अपने काम में लग जाती है। लेकिन अनय की नजरें अब भी सिर्फ उसी पर टिकी थीं। जब भी दृष्टि की नजर अनय पर पड़ती तो वो झट से दूसरी तरफ देखने लगती, पर अनय था कि बस उसे ही देखे जा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए इस दिलचस्प कहानी के साथ ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।